कल रात को उन्होंने अपना 11वां इंटरव्यू दिया है। कुछ 17 मुख्तलिफ निकात हैं। वो ये भी फरमाते हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो आप देख लें, बेटा जो है वो आ जाता है माँ या बाप की जगह पे। शरीफ खानदान को भी उन्होंने टारगेट किया। जब अपनी साइड के ऊपर देखा जाता है कि जनाब आपने फ्यूडल सिस्टम को किस तरह सपोर्ट किया है, तो भाइयों को, बेटों को और वालदैन को और बहन भाइयों को टिकट्स देने का सिलसिला तो आपने भी वो सब कुछ किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है वो मेरे कप्तान के इंटरव्यू से मुताल्लिक है। कल रात को उन्होंने अपना 11वां इंटरव्यू दिया है जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है। मैं अगर इसको 16 इंटरव्यू कहूँ तो उसको काउंट किया तो 11 इंटरव्यूज़ और एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की थी चंद यूट्यूबर्स के साथ, तो उसको अगर शामिल कर लें तो ये 11वां इंटरव्यू था ये। अब इस इंटरव्यू के अंदर जो हमने अब तक चंद निकात निकाले हैं, कुछ 17 मुख्तलिफ निकात हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मैं। पूरा इंटरव्यू मैंने देखा और उस पूरे इंटरव्यू के अंदर जो जो चीज़ें मुझे फील हुई जिसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, कुछ गलत बयानियाँ थी, कुछ हैरानकुन इंकशाफात थे, तो वो सारी चीज़ें तकरीबन टोटल 17 बनती हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। अब एक एक करके मेरे साथ चलिएगा ताकि आपको पूरे इंटरव्यू का रिव्यू भी मिल जाए और आपको पता भी लग जाए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कुछ हुआ है। इंटरव्यू के आगाज़ में वो फरमाते हैं कि डेमोक्रेसी जो होती है ना, उसका ताल्लुक मेरिट के साथ होता है और मेरिट के बगैर जो है कोई भी डेमोक्रेसी काम नहीं कर सकती। जैसे ही उन्होंने ये लफ्ज़ बोला तो एकदम मेरी आंखों के सामने जो है उस्मान बुज़दार साहब आ गए। जैसे ही उन्होंने ये मेरिट का लफ्ज़ बोला तो एकदम मेरी आंखों के सामने जो है वो इनके दोस्त यार आ गए जो इस वक्त मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर मौजूद हैं। तो किस तरह डेमोक्रेसी चल रही है और किस तरह ये जमहूरियत को चला रहे हैं, वो सब कुछ आपके सामने यहाँ है। मतलब मेरिट का ये हाल है कि उस्मान बुज़दार साहब की जो सिलेक्शन है सिलेक्शन तो अक्सर खान साहब के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन फिर भी चलें, उस्मान बुज़दार साहब की जो सिलेक्शन है उस पर खुद पार्टी के अपने अंदर लोग कहते हैं कि जनाब ए मेरिट है तड़ा। तो ये सूरत हाल है। उसके बाद वो फरमाते हैं कि जनाब हमारे यहाँ जो है वो बेसिकली एक फ्यूडल सिस्टम चलता रहा है और इसकी वजह से जमहूरियत और डेमोक्रेसी जो है वो चल ही नहीं सकी। बात उनकी दुरुस्त है, बात उनकी गलत नहीं है। वो ये भी फरमाते हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो आप देख लें, बेटा जो है वो आ जाता है माँ या बाप की जगह पे। शरीफ खानदान को भी उन्होंने टारगेट किया कि जी देखें बच्चे जो हैं, मरियम नवाज़ को उन्होंने फरमाया कि जनाब देखें नवाज शरीफ की जगह उनको प्रमोट किया जा रहा है और शहबाज शरीफ जो हैं वो हमजा शहबाज को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। लेकिन फिर मैं हैरान होता हूं कि जब अपनी साइड के ऊपर देखा जाता है कि जनाब आपने फ्यूडल सिस्टम को किस तरह सपोर्ट किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके बेटे जहांगीर तरीन के अपने बेटे को आपने टिकट दिया। उसके बाद परवेज़ खटक साहब का पूरा ख़ानदान आपने अंदर बिठाया हुआ है। उसके बाद खुसरो बख्तियार और हाशिम जमा बख्त दोनों भाई, उनको टिकट्स आपने दिए। तो भाइयों को, बेटों को और वालदैन को और बहन भाइयों को टिकट्स देने का सिलसिला तो आपने भी वो सब कुछ किया है। जीडीए के साथ आपने इत्तेहाद किया हुआ है। जीडीए तो पूरी की पूरी है ही फ्यूडल सिस्टम के ऊपर बनी हुई। वो सारे के सारे जो जीडीए के अंदर लोग हैं वो कहाँ से आए हुए हैं। उसके बाद काफली का आप उठा के देख लें, उसके अंदर जो है वो क्या आपको ये फ्यूडल सिस्टम नजर नहीं आता? तो पूरा फ्यूडल सिस्टम जो है लेफ्ट टू राइट आपके अब इर्द गिर्द मंडला रहा है। लेकिन आप ये फरमाते हैं कि जनाब इसकी वजह से जमहूरियत नहीं चल रही। तो जिस सिस्टम का आप भी हिस्सा हैं उसकी वजह से भी जमहूरियत नहीं चल रही। उसके बाद और मजीद आगे चले, बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की। उन्होंने कहा वो वाहिद सियासतदान है जो जीएचक्यू की नर्सरी से नहीं आए। ये उन्होंने बात की, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये साथ साथ ये कहते कहते ना, जब इन्होंने ये बात की कि मैं वाहिद सियासतदान हूँ जो जीएचक्यू की नर्सरी से नहीं आया, तो अगर ये वाहिद सियासतदान है तो आपकी काबीना के अंदर जो लोग बैठे हैं वो फिर कहाँ से आए हैं? और आपके लेफ्ट और राइट कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं आपकी काबीना के अंदर जो पता नहीं कहाँ से आए हैं। तो अगर आप वाहिद सियासतदान हैं, खैर बहरहाल इस पर मैं क्या डिबेट करूँ, मैं इसको छोड़ ही देता हूँ, मैं इस पर बात ही नहीं करता मजीद। उसके बाद एक चौथा पॉइंट आया जनाब, उन्होंने दोबारा ये फरमाया कि जनाब हमने 4 हल्कों की बात की थी और 4 हल्के जो हैं उसके मुताबिक जब हमने देखा तो 4 हल्कों में धांधली हुई थी। एक और दोबारा गलत बयानी, पिछले दिनों भी यही जुमला इन्होंने दोहराया था और दोबारा उन्होंने रिपीट किया है कि जनाब उसके अंदर जो है वो धांधली निकली थी। वो धांधली नहीं थी, उसके अंदर जो है बेज़ाब्तियाँ सामने आई थी, धांधली नहीं थी। और आपकी बात जो है वो गलत साबित हुई थी, एक्चुअली आपकी बात दुरुस्त साबित नहीं हुई थी। पांचवा पॉइंट उन्होंने फरमाया कि जनाब ये जो नून लीग थी, नून लीग में से निकल के काफ लीग बनी थी
और वही लोग जो हैं वो उठ के काफ लीग में आए थे और वही सारे ये स्टेटस को के लोग थे, ये करप्ट लोग थे और यही लोग जो है ये नून लीग के अंदर मौजूद होते थे। और फिर जब नवाज शरीफ यहाँ से बाहर चले गए तो उसके अंदर से काफ लीग निकल आई और अब काफ लीग में से बेशतर लोग जो हैं वो दोबारा वापस नून लीग में जा चुके हैं। तो मेरे ख्याल में तो इन्होंने बातों बातों में काफ लीग को ही लगा दिया इसके अंदर, ये मतलब एक उनको ही लगा दी कि जनाब आप लोग तो खुद उसी स्टेटस को का हिस्सा हैं और वही करप्ट माफिया जो है वो आप उसको बैठ के सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है चूंकि इत्तेहादी हैं आजकल तो उनके ऊपर ज़्यादा सख्त बात तो वो कर नहीं सकते। आगे चलिए, उसके बाद ये फरमाते हैं कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो है वो मौलाना कहना जुर्म है और आजकल डीजल के बगैर असेंबली चल रही है। अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि कप्तान जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को जो है वो इस तरह आड़े हाथों लेते हैं, वो कहते हैं इनको मौलाना कहना जुर्म है, जबकि आज ही के दिन यानी कि जिस दिन माजरत ये जिस दिन इंटरव्यू हुआ है उसी दिन शाम को शेख रशीद अहमद साहब वजीर दाखिला हैं इनके, वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरमाते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो बड़े काबिल एहतराम हैं और वो आलिम दीन हैं और आलिम दीन जो हैं वो हम उनकी बात आराम से धीमे लहजे में जो है वो उनको वो एड्रेस कर रहे थे। तो कप्तान उनको मौलाना मानने को तैयार नहीं है और वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब जो हैं उनको जो है वो एक आलिम दीन मानते हैं। तो एक बड़ा तजाद पाया जाता है कि दरअसल में आपने मौलाना साहब को डील किस तरह करना है। तो मतलब इस किस्म की बातें करना, इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में एक वज़ीर आज़म को जो है वो मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म को नहीं करनी चाहिए, लेकिन चलें ठीक है उन्होंने कह दिया तो, लेकिन दोनों की बातों में एक तजाद नज़र आता है। अच्छा, उसके बाद 7वां पॉइंट है, वो कहते हैं कि जनाब जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उनके लोग जो हैं, जो बी कैटेगरी या सी कैटेगरी के सेकंड टियर या थर्ड टियर के लोग हैं, वो हमारे लोगों को पैगाम पहुंचाते रहे हैं कि जनाब आप हमें एनआरओ दें वरना हमने असेंबली नहीं चलने देनी। अब ये तो बड़ा हैरानकुन इंकशाफ है कि अगर आपको वाकई इस किस्म के पैगामात मिलते रहे हैं तो आपको तो फ़ौरन चाहिए था कि उन लोगों के नाम बताएं, उनको कहें जनाब ये देखें ये बंदा खड़ा है, ये इसने हमें पैगाम पहुंचाया है, ये हमसे एनआरओ मांग रहा है। आपका तो केस ही उधर वहां पे लॉक हो जाता है, तो आप नाम क्यों नहीं बताते? आपको नाम बताने चाहिए थे। जो लोग आपको इस किस्म के पैगामात भिजवाते रहे हैं, हाँ अब वो उसको जोड़ते किस चीज़ के साथ है कि जनाब जब फैटफ के ऊपर जो है वो कानून साजी हो रही थी तो तब इन्होंने एनआरओ इस तरह मांगा था कि इन्होंने नैब के अंदर जो है वो नैब लॉस के अंदर तब्दीली करवाना चाहते थे। तो ये तो बात नहीं बनती। अगर तो उन्होंने डायरेक्टली आपके मुंह से एनआरओ कहा है कि जी एनआरओ दे हमें, तो उन लोगों के नाम बताएं कि जनाब ये लोग हमसे एनआरओ मांग रहे थे। मजीद आगे चलिए, 8वां पॉइंट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। परवेज मुशर्रफ साहब का तस्करा कर रहे थे, तो परवेज मुशर्रफ साहब का तस्करा करते करते उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ जो है वो इतने ताकतवर थे, अमेरिका की उनको सपोर्ट थी, वो आर्मी चीफ भी थे और ऑल इन ऑल पावरफुल थे। उन्होंने कहा जुडिशरी जो है वो उनके कंट्रोल में थी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि परवेज मुशर्रफ साहब के हाथ में जुडिशरी थी, मुल्क के मौजूदा वजीर आजम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। अरे भाई, अगर एक शख्स ने इतना बड़ा गुनाह किया है कि उसने जुडिशरी तक को कंट्रोल किया हुआ था, इस बात का इकरार आप खुद भी कर रहे हैं, तो जो तड़प आप नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए दिखाते हैं, जो कि गलत नहीं है, मैं उस पर कतई तौर पर नहीं कह रहा, तो परवेज मुशर्रफ साहब को भी तो वापस लेकर आए ना। अगर परवेज मुशर्रफ साहब ने जुडिशरी को इस तरह कंट्रोल किया हुआ था, पूरे सिस्टम को इस तरह कंट्रोल किया हुआ था, ये आप खुद फरमा रहे हैं अपने इस इंटरव्यू में, तो इनको वापस लेकर आए। इनको वापस क्यों नहीं लेकर आते? परवेज मुशर्रफ साहब की तरफ आपका गुस्सा क्यों नहीं जाता? आइन आपके मुताबिक उन्होंने तोड़ा है, परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, तो इनको वापस क्यों नहीं लेकर आते? आगे चलिए, 9वां पॉइंट, उन्होंने कहा कि जनाब परवेज मुशर्रफ साहब ने एनआरओ दिया और इसकी वजह से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा, ये लोग वापस आ गए हुकूमतों के अंदर, ये शरीफ खानदान और भुट्टो खानदान की बात कर रहे हैं, और इनकी वजह से इन्होंने इतने कर्जे लिए कि मुल्क दिवालिया हो गया। अगेन वही पॉइंट कि परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ दिया, परवेज मुशर्रफ ने ये सब कुछ किया, तो आप परवेज मुशर्रफ को वापस क्यों नहीं लेकर आते? आप अगर आप इतनी बुराई करते हैं कि परवेज मुशर्रफ ने सब कुछ इतना गलत किया, तो इनको वापस लेकर आए, वापस क्यों नहीं लेकर आते? दोबारा 10वां पॉइंट, आ जाइए। 10वें पॉइंट में ये फरमाते हैं कि जनाब जफर अली नाम का एक शख्स जो है वो हमसे आके मिला था, ब्रॉडशीट के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। वो फरमाते हैं कि जफर अली नाम का एक शख्स जो है वो आया था और उसने हमें ऑफर की थी कि जनाब ये लूटी हुई दौलत जो है वहां पे पड़ी हुई है, तो आप मुझे मेरा परसेंटेज दें तो हम आपको जो है इसको रिकवर करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो इस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अच्छा, इन्होंने कहा कि इस शख्स ने मुझे बताया नहीं कि ब्रॉडशीट से आया हुआ है, मतलब उस कंपनी से को रिप्रेजेंट कर रहा है। सवाल यह है कि एक शख्स ने अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन तक आपको नहीं करवाया हुआ था कि वो कौन है, कहाँ से आया है, और आपने उससे मुलाकात भी कर ली, उसने आपको ये ऑफर करा दी और आपने पूछा भी नहीं कि तुम्हारे क्रेडेंशियल्स क्या हैं, भाई तुम आए कहाँ से हो, तुम्हारा माजी क्या है। एक आदमी इतना बड़ा दावा कर गया, अब पता लगता है कि वो ब्रॉडशीट से ताल्लुक रखता था। अब वो फरमा रहे हैं
कि अब हमने फैसला किया है कि हम ब्रॉडशीट को कहेंगे कि सब कुछ जो है वो निकाल के दिखा दे, और जो जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है और जो जो कुछ इनके पास है सारी तफसीलात मंजर आम पर ले आए। मेरा ख्याल में इससे पहले एक काम कीजिए, ये सारी तफसीलात तो चले आएंगी आएंगी, एक ऐसी चीज है जो आपके पास पहले ही मौजूद है, वो आपके पास है, इमरान खान साहब के पास मौजूद है, हुकूमत पाकिस्तान के पास मौजूद है, और वो है उस केस की तफसीलात। उस केस का जो फैसला आया है, जो लंदन के अंदर कोर्ट ने दिया हुआ है, आर्बिट्रेशन कोर्ट ने जो दिया हुआ है, वो फैसला तो सबसे पहले पब्लिक करें, वो लोगों को तो पता लगे उस फैसले में लिखा क्या हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान और ये जो शख्स था मुसावी, इसके दरमियान किस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी, ये आपस में किस किस्म का इंटरेक्शन कर रहे थे, लोगों को सबसे पहले वो तो बताएं। ये कागज तो आपके अपने पास मौजूद है, एक कॉपी आपके पास मौजूद है, एक कॉपी मुसावी के पास मौजूद है, या फिर आप मुसावी को कह दें कि जनाब वो रिलीज कर दे। वैसे बाय द वे उसने कुछ चीजें वहां से आना शुरू हो गई हैं लंदन से। आगे चलें, उसके बाद ये 11वां पॉइंट आता है, वो ये फरमाते हैं अपनी काबीना के बारे में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने कहा कि जनाब काबीना की मीटिंग चल रही होती है और टीवी पे टिकर्स चल रहे होते हैं, ये हम चेक करना चाहते हैं कि दरअसल में खबरें कहां से निकल रही है। इसका मतलब है कि विफाकी काबीना में इस वक्त कम से कम एक मोल बैठा हुआ है, एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो काबीना की ही चीजें बाहर रिलीज कर रहा है, और हमारे मुल्क के वजीर आजम को अभी तक नहीं पता कि वो कौन है। ये सूरत हाल है काबीना की। तो काबीना के अंदर वो बैठा शख्स जो है अगर मीडिया को सब कुछ इन्फॉर्म कर रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन पता नहीं और कहां कहां जा रही होगी। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, आप सिर्फ ये देखिए ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, क्योंकि मुल्क के बड़े बड़े फैसले उस काबीना के अंदर हो रहे हैं, उस काबीना के अंदर क्या डिस्कशंस हो रही हैं, तो काबीना के अंदर से चीजें जो हैं वो लीक हो रही हैं। बट ही वाज एब्सोल्युटली कैजुअल अबाउट इट कि कोई ऐसी बात नहीं है, इट्स ऑल राइट। हम देखते हैं कि ये किस तरह रिलीज हो रहा है, बड़ा हंसते हुए उन्होंने इस बात का जवाब दिया। 12वां पॉइंट वो है जनाब, उनका बात हो रही थी नदीम अफजल चंद साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि मैंने नदीम अफजल चंद से इस्तीफा नहीं मांगा था, नदीम अफजल चंद ने इस्तीफा खुद दिया है, वो गलत बयानी कर रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि मैंने ये कहा था कि काबीना के अंदर जो है अगर कलेक्टिवली एक डिसीजन ले लिया गया है तो पूरी काबीना कलेक्टिवली उसको ओन भी करे, सिर्फ एक शख्स जो है वो उसके बगैर उसके अगेंस्ट मत जाए और जाके अखबार के अंदर या मीडिया के अंदर जो है वो बात मत करे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है जो मुझे अंदर की खबर पता लगी है, वो ये है कि काबीना के इजलास में इमरान खान साहब ने दरअसल में एक बरसात की थी गुस्से की, और उसकी जद में कोई 4-5 लोग आए थे, लेकिन नदीम अफजल चंद साहब को यह महसूस हुआ कि खान साहब ने कुछ ज्यादती कर दी है। खान साहब ने एक गलत फैसला किया था, और वो गलत फैसला यह था कि हजारा कबीले के पास मैंने नहीं जाना जब तक ये अपनी बॉडीज नहीं दफनाएंगे। तो इंस्टेड इस बात के कि आपकी काबीना के अंदर कई लोगों की यह राय थी कि आप गलत कर रहे हैं, उस बात को मानने के बजाय आपने उल्टा उनके ऊपर चढ़ाई कर दी और उनको यह कह दिया कि जनाब काबीना ने जब फैसला कर दिया है, अब अगर काबीना के अंदर जो है वो चंद ऐसे लोग जो आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं और आपके आगे बोलते नहीं हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो आपके सामने बोलने की हिम्मत रखते हैं, उनको इस तरह नीचा दिखाना जो है वो आपकी गलती थी। नदीम अफजल चंद एक ऐसे शख्स हैं जो हमेशा आपको सही रास्ता ही दिखाते रहे हैं। उन्होंने कभी भी आपके अगेंस्ट जाके कभी कोई बात नहीं की, आपकी जात के ऊपर कभी कोई कीचड़ नहीं उछाला, ना आपके ऊपर कभी उंगलियां उठाई हैं। वो आज भी खामोश ही हैं, आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कह रहे, आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही मौजूद हैं। लेकिन फिर भी आपने उनके ऊपर इस बात का गुस्सा निकाला कि जनाब आप मेरे फैसले के खिलाफ क्यों जा रहे हैं, जमहूरियत को अपनाइए, डिक्टेटरशिप को नहीं। आगे चलिए, 13वां पॉइंट फरमाते हैं कि जनाब फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो है वो 40,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने दरअसल में हमें फंड्स दिए हुए हैं, और मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहता हूं कि वो उनके नाम जो हैं वो बिल्कुल बताएं, लोगों को बिल्कुल बताएं। इस दौरान उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने कहा कि जनाब ये भी जो है वो फॉरेन फंडिंग के अंदर फंसेंगे जाके। अच्छा, वो तो फंसेंगे, लेकिन ये जितनी सफाई बताई जा रही है कि जनाब हम तो फॉरेन फंडिंग केस जो है वो बिल्कुल चाहते हैं पब्लिक होना चाहिए, ये आपका इस इंटरव्यू के अंदर स्टांस जरूर है, लेकिन हकीकत यह है कि इस केस को आपने 6 साल तक खींचा है। 6 साल तक आप इस केस को एडजर्नमेंट्स पे एडजर्नमेंट्स लेते रहे हैं। हर मुमकिन आपने कोशिश की है कि ये घसीटा जाए, इसमें खुल के चीजें ना आए। आपने इस बात से भी इनकार किया, आपकी पार्टी ने वहां पे जाके, कि अकबर एस बाबर जो पिटिशनर हैं इस केस के अंदर, उन तक ये फाइलें ना पहुंचे, उन तक ये अकाउंट्स की डिटेल्स ना पहुंचे। ऐसी कौन सी बात है, जब ये सारा अकाउंट आप खुद फरमा रहे हैं कि पब्लिक होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, तो अकबर एस बाबर को भी पकड़ा देते। अकबर एस बाबर तो फाउंडिंग मेंबर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको इसमें क्या एतराज था? लेकिन 6 साल तक आप ये सब कुछ करते रहे हैं। आगे चलें, 14वां पॉइंट वो फरमाते हैं कि 2 मुल्कों ने मुझे फॉरेन फंडिंग की ऑफर की। उन्होंने कहा और मुझे यकीन है कि इन 2 मुल्कों ने जो है वो दूसरों को, यानी कि शरीफ खानदान को और शायद भुट्टो खानदान को भी जो है ये ऑफर की होगी, ये उनका ख्याल है। लेकिन ये फरमा रहे हैं कि मुझे 2 मुल्कों ने ऑफर की थी कि हम आपको फंड्स दे देते हैं, लेकिन मैं उनको नाम नहीं बताना चाहता। इसकी वजह यह है कि उनके रिलेशंस होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं। रिलेशंस रह किस किस्म के गए?
अगर आप समझते हैं कि उन्होंने आपको फंड करने की कोशिश की और गलत किया, 2 नंबरी की, तो आपको तो उस मुल्क का नाम लेना चाहिए, वो चाहे कोई भी मुल्क क्यों ना हो। इसमें ऐसी कौन सी बात है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो कोई भी मुल्क है। अगर इतनी संगीन वारदात करने की कोशिश की गई है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को यहां पे फंड करने की कोशिश की गई है, आपको उनका नाम लेना चाहिए। आप नाम क्यों नहीं लेते उसका? ये इसमें डरने वाली क्या बात है? ये इसमें छुपाने वाली इसमें कौन सी बात है? नाम लें, बताएं कौन से वो 2 मुल्क हैं जिन्होंने हरकत करने की कोशिश की। और आपके ख्याल में अगर वो इन जमातों को भी सपोर्ट करते रहे हैं तो ये तो गलत है, ये तो गलत है ना। आप खुद फरमा रहे हैं कि ये ऑपोजिशन की इन जमातों को जो है आपकी नजर में आपको पूरा यकीन है कि वो सपोर्ट करते रहे हैं, तो बताएं जाके, इनके नाम बताएं। नाम क्यों नहीं बताते हैं 2 मुल्कों के कौन से नाम है, ताकि खुल के पता तो लगे। लाए उन मुल्कों को लाके कटोरे में लाके खड़ा करें। पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ अगर कोई 2 मुल्क काम कर रहे हैं, उनका नाम पता होना चाहिए पाकिस्तानियों को, क्यों ना पता हो। आगे चले, उसके बाद वे फरमाते हैं 15वां पॉइंट, वो कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो सिर्फ सलमान शहबाज गया है। शरीफ खानदान के हवाले से कह रहे थे कि जनाब वो भी बाहर है, तो वो भी बाहर है और ये भी बाहर है। तो हमारे दौर में तो दरअसल में सिर्फ सलमान शहबाज गया है। हमारे दौर से पहले ही इसाक डार, उनके बच्चे, ये सब कुछ जो है, ये सारे लोग जो हैं ये उससे पहले ही जा चुके हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप भूल गए, जनाब नवाज शरीफ साहब भी आपके दौर में गए हैं। ये आपका ही दौर है, किसी और के दौर में नहीं गए थे, ये आपके होते हुए गए हैं। और उसको सिर्फ हंस के टाल के मामला ख़त्म नहीं हो जाएगा कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो तो दरअसल में, हमें तो ये कहा गया था कि जनाब वो मरने वाले हैं, और उसके ऊपर कहके लगाए जा रहे थे कि जनाब वो तो मरने वाले थे, तो इस वजह से हमने कहा कि यार चलो उनको बाहर जाने दो। ये कोई जवाज़ नहीं है इस बात का, ये कानून की हुक्मरानी नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर कहीं ऐसा नहीं होता। किसी और कैदी को, क्या पाकिस्तान में अगर आपको लाके ये कह दिया जाए जनाब ये फलां बंदा मरने वाला है, आप इसको जाने दें, तो आप जाने देंगे? क्या पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाज़त देता है? इसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है और किसी के ऊपर नहीं आती। नवाज शरीफ आपके दौरे हुकूमत में बाहर गए हैं, आपकी इसकी जिम्मेदारी है। और कम से कम मैं नहीं जानता वो कौन से एंकर थे जो उनको सपोर्ट करते रहे इस सिलसिले में। मैंने आज तक कम से कम कभी भी इस मामले पे किसी को सपोर्ट नहीं किया कि जनाब फलां शख्स को आप बाहर जाने दें। कानून जो कहता है उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी, आपने नहीं की। 16वां पॉइंट, वो कहते हैं कि जनाब करप्ट लोगों को जो है वो एक्सेप्टेबल कर देते हैं। ये जो मुख्तलिफ लोग हैं मीडिया के अंदर, जो बहुत से मुख्तलिफ लोग हैं, और साथ साथ ऑपोजिशन के अंदर भी, उनको वो बेशक करप्ट भी होते हैं लेकिन वो एक्सेप्टेबल कर लिया जाता है। ये हाल हो चुका है दरअसल में कि करप्ट लोगों को भी जो है वो बुरा नहीं समझा जाता और बैलेंस नहीं किया जाता। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बात है, ये जब ये इस किस्म की बात करते हैं ना, मैं हैरान होता हूँ कि इनको जहांगीर खान तरीन का नाम नहीं आता रहता। जब जहांगीर खान तरीन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया था कि ये शख्स नाअहल है, ये झूठ बोलता है, इसके ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, और वो जजमेंट के अंदर सब लिखा हुआ है, आपको उस वक्त नहीं याद आता कि आपने खुद किस तरह एक्सेप्टेबल कर लिया था उसको? वो जो 30-30, 35-35 साल से सियासत करने वाले पूरे के पूरे एक्सपीरियंस लोग आपकी काबीना के अंदर, आपकी पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, आपको वो नज़र नहीं आते कि आपने उनको किस तरह एक्सेप्टेबल कर दिया? परवेज़ इलाही को आप पंजाब का डाकू कहते थे, उसी के साथ जाके आपने अलायंस कर लिया, उसके साथ जाके आपने पंजाब की पूरी अपनी हुकूमत बनाई, आपने नहीं एक्सेप्टेबल कर लिया, आपने उस चीज़ को नहीं मान लिया कि हाँ जी ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। वो GDA के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग गए हुए हैं, अब सारे के सारे आप सबके नाम जानते हैं, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको वो नजर नहीं आते? जुल्फिकार मिर्जा के ऊपर कितने संगीन इल्जाम थे, जुल्फिकार मिर्जा के ऊपर लाइसेंस बांटने के हवाले से कितने संगीन इल्जाम हैं, आपने उसको एक्सेप्टेबल कर लिया, आपको वो नजर नहीं आता? इस तरह और बड़े लोग हैं, KP के अंदर आप चले जाएं, इस तरह के और बहुत से लोग हैं, आपके बलूचिस्तान असेंबली के अंदर चले जाएं, आपने जो उसको एक्सेप्टेबल किया, वो आपने उस सबको जो मान दिया, वो आपको नजर नहीं आता। 17वां और आखिरी पॉइंट, उन्होंने कहा कि जनाब मैंने नैब को जो है वो पूरी तरह ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी को मत छोड़ना, किसी को मत छोड़ना अगर उसने करप्शन की है। और हमें तो अभी सिर्फ 2.5 साल हुए हैं, ये लोग यानी शरीफ खानदान और भुट्टो खानदान जो है, ये लोग तो 35-35 साल से जो है वो हुकूमत कर रहे हैं। सवाल ये है कि वो हुकूमत कर रहे हैं तो आपके साथ जितना वो जो टोला बैठा हुआ है जो पहले इनकी पार्टियों के अंदर था और आज आपके साथ बैठा हुआ है, वो आपके पास आते हैं तो वो साफ सुथरे हो जाते हैं, उनकी माजी के अंदर किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं है। जहांगीर खान तरीन साहब शुगर मिल्स के अंदर क्या कुछ कर रहे थे, ये क्या आपके दौर में सिर्फ आके शुरू हुआ है? पहले कभी नहीं करते थे? आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता? अलीम खान साहब के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से कितने संगीन इल्जामात हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, वो आपको नजर नहीं आता। और इसके अलावा पूरी एक लिस्ट है, जो दवाइयों के अंदर जो कुछ हुआ आपको वो नजर नहीं आता, आटे के अंदर जो कुछ हुआ आपको वो नजर नहीं आता, उसके ऊपर क्या कार्रवाइयां हुई हैं, कौन से आपके बंदे को गिरफ्तार किया गया? आज आपकी हुकूमत में ही सब कुछ हुआ है ना, किसको गिरफ्तार किया गया? PIA के साथ जो कुछ हो चुका है, PIA का एक जहाज जो है वो मलेशियन ग्राउंड के ऊपर इस वक्त जो है वो हिरासत में लिया जा चुका है, किसके अगेंस्ट एक्शन हुआ?
हजारा बरादरी के खिलाफ जो कुछ हुआ बलूचिस्तान के अंदर, फौज ने अपने जो इंटरनल उनकी अकाउंटेबिलिटी थी, उन्होंने तो अपना काम कर दिया। आपने कोई एक बताएं बंदा जो हुकूमती रुकन हो, जिसको आपने फारिग किया हो या उससे इस्तीफा लिया हो, कोई एक आदमी बता दें। 10 लोगों की लाशें वहां पे गिर गई, लेकिन किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ। तो किस किस्म की अकाउंटेबिलिटी की आप बात करते हैं? ये 17 पॉइंट्स थे जो मैंने इस इंटरव्यू में से निकाले हैं। आई एम प्रीटी श्योर शायद लोगों के और भी होंगे, या हो सकता है कई लोग मेरे इन 17 पॉइंट से भी जो है वो एग्री ना करते हों, उनकी चॉइस है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।